आज का टॉपिक रोमन भूगोलवेत्ताओं के योगदान से संबंधित है। ग्रीकों के बाद रोमन, जो कि इटली के निवासी माने जाते हैं, इनका राजनीतिक और सैन्य वर्चस्व बढ़ गया और यूनानियों से रोमनों के हाथ में सत्ता चला आया। सुअनुशासित रोमन सेनाओं ने सेंट्रल यूरोप, ब्रिटेन, एशिया माइनर, फ्रांस में कंट्रोल कर लिया, प्रगति किया। पोम्पे ने अल्बानिया और एशिया माइनर में जीत हासिल की। इसी तरह से सीजर ने फ्रांस के गौल और ब्रिटेन पर विजय प्राप्त की। खोजो और जीतो ने, यानी कि एक्सप्लोर और कॉन्क्वेर ने ज्ञात दुनिया के सीमाओं को काफ़ी विस्तार किया। ऑगस्टन एज के दौरान भौगोलिक ज्ञान में सबसे बड़ी प्रगति हुई। पॉलीबियस एंड पोसिडोनियस ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्ट्रेबो और टोल्मी, ये रोमन जोग्राफर्स में दो बहुत बड़े नाम हैं। रोमन में स्ट्रेबो जो हैं वो 64 बीसी से 24 एडी तक इनका लाइफ स्पान है। इन्होंने भूगोल के रीजनल और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी काफ़ी काम किया। तो स्ट्रेबो एक रोमन जोग्राफर थे। हालांकि यहाँ पर यूनानी भूगोलवेत्ता लिखा गया, क्योंकि यूनानी भूगोलवेत्ता का वर्चस्व किसका हो गया, रोमनों का। इन्हें स्ट्रेबो को रोमन जोग्राफर्स में काउंट करते हैं। इनका जन्म अमीसिया, आधुनिक टर्की में हुआ था, जो उस समय बड़ी यूनानी आबादी वाले बर्बर राजाओं की राजधानी थी। बेहतरीन यूनानी शिक्षा प्राप्त की और अपने समय के अग्रणी विद्वानों में से स्ट्रेबो एक बने। उन्होंने व्यापक रूप से क्षेत्रीय भूगोल का जनक माना जाता है। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, फादर ऑफ कोरोलॉजी इनको माना जाता है। उन्होंने पारंपरिक जो होता है ट्रेडिशनल ज्योग्राफिकल डिवीजनों के स्थान पर प्राकृतिक सीमाओं का आधार चुना। पारंपरिक भौगोलिक विभाजन क्या है, वो पॉलिटिकल होता है। तो पॉलिटिकल के आधार पर न रीजन को सीमित कर प्राकृतिक सीमाओं को आधार माना। उन्होंने उस समय की ज्ञात दुनिया के क्षेत्रीय और ऐतिहासिक भूगोल को संकलित किया। उनकी जो प्रमुख कृति है ज्योग्राफिका है, जो प्राचीन भूगोल के बारे में हमारी अधिकांश जानकारी स्ट्रेबो से मिलती है। ये ज्योग्राफी का एक ऐसा भी किताब है, जो पुस्तक है, जो कि पहले के सभी विद्वानों की रचनाएं जो काफ़ी हद तक लुप्त हो चुकी थी, उसका चर्चा ज्योग्राफिका में मिलता है, जिसका अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने भी प्रशंसा किया था कि यह काफ़ी डीप और अपने समय के पूर्व के सभी विद्वानों को समेटे हुए ये ज्ञान है। तो इनको हम लोग अभी बात किए कि फादर ऑफ कोरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, और ज्योग्राफी को एक कोरोलॉजिकल साइंस माने। इनका जो एजुकेशन हुआ वो एरिस्टोडेमस के मार्गदर्शन में न्यासा में हुआ था, और इन्होंने इजिप्ट, इथोपिया, एशिया माइनर, ग्रीस, रोम आदि कई प्रदेशों का भ्रमण किए। विजिटेड अलेक्जेंड्रिया एंड ट्रेवल अलोंग द रिवर नाइल टू सीन। तो अलेक्जेंड्रिया गए नाइल नदी के रास्ते से सीन तक। और इनका जो ट्रैवलिंग था, इनके भौगोलिक ज्ञान को इनरीच किया, समृद्ध किया। तो जो इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ज्योग्राफिका है, जो 17 वॉल्यूम्स में है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है वो हिस्टोरिकल मेमोरीज है, जो 43 वॉल्यूम्स में है। लेकिन मेनली वो अपने ज्योग्राफिका 17 वॉल्यूम्स के लिए ही जाना जाता है। फिर भी हिस्टोरिकल मेमोरीज
जो 43 वॉल्यूम्स में है उसको भी जानना है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हिस्टोरिकल मेमोरीज किसका रहा 43 वॉल्यूम्स में, स्ट्रेबो का ये कंट्रीब्यूशंस है। तो जो इनका भूगोल में योगदान है, उन्होंने अपने समय के उपलब्ध सभी भौगोलिक ज्ञान को कंपाइल किया, उसको एक सिस्टमेटिक रीजनल ज्योग्राफी के रूप में डेवलप किया। और कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी रीजनल ज्योग्राफी का पहला विद्वान है जिन्होंने डेवलप किया। और इसके लिए उन्होंने ज्योग्राफी के 4 ब्रांच को इंटीग्रेट किया, गणितीय भूगोल, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, चारों को इंटीग्रेट करके अपना रीजनल ज्योग्राफी दिया। और अपने पूर्व के जितने भी भूगोल वेत्ताओं थे उनके सभी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस को, मूल्यवान सूचनाओं को संकलित किया अपने पुस्तक ज्योग्राफिका में। और इस तरह से रीजनल ज्योग्राफी का उन्होंने फाउंडेशन किया। तो ये हम लोग बात कर लिए। लिमिटेशंस इनका क्या है कि सभी प्रदेश को तो घूमे नहीं है, डिड नॉट पर्सनली विजिट एवरी रीजन्स। सो नॉलेज ऑफ यूरोप, अर्मेनिया, कोलचीस और ब्लैक सी के उत्तर वाले क्षेत्र पर इनका जो जानकारी है अपूर्ण रहा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ज्योग्राफी का जो 17 वॉल्यूम है और हिस्टोरिकल मेमोरी जो कि 43 वॉल्यूम्स में है, इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। ज्योग्राफिका का एम क्या था? प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉन वर्ल्ड, ज्ञात विश्व का व्यापक वर्णन करना मूल रूप से इनका उद्देश्य था। ज्योग्राफी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और कल्चर के बीच में संबंध बताना था। फिजिकल फीचर्स में क्लाइमेट, रिसोर्स, पीपल्स का कस्टम्स, सरकार के स्वरूप, ये सब का वर्णन करना था। ह्यूमन ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट का ह्यूमन लाइफ पर क्या असर होता है, ये सब बताना था। और माउंटेन, रिवर, सीज, ये सब नेचुरल बाउंड्रीज, ये ज़्यादा मीनिंगफुल है राजनीतिक सीमाओं की तुलना में, तो ऐसा इनका मानना था। और कैसे भौगोलिक के जो कंडीशंस होते हैं सिविलाइजेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये सारे हम लोग को दिखता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में माउंटेन्स, रिवर, क्लाइमेट, अर्थक्वेक्स, वोल्केनो, कोस्टल चेंजेज, इन सबों का उन्होंने स्टडी किया। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में अर्थ को स्फेरिकल शेप्स में बताया। 5 क्लाइमेटिक जोन्स एरोस्थनीज का एक्सेप्ट कर लिए। लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स के इम्पोर्टेंस पर बल दिए। ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो कि क्लोजली रिलेट किए, इस मामले में हेरोडोटस के करीब दिख रहे हैं। इटली को सेंट्रल लोकेशन में पाया और उसके पास नेचुरल हार्बर्स है, मॉडरेट क्लाइमेट्स है, और इसी कारण वहाँ पर कॉमर्स का ग्रो हुआ, वाणिज्य व्यापार ग्रो हुआ, रोमन शक्तिशाली देश विकसित हुआ, आक्रमण से सुरक्षा था, एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी आई। तो ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट जरा सा देखा जाए। तो अब इनका जो ये किताब है ज्योग्राफी का, इसमें 17 वॉल्यूम्स है और 17 वॉल्यूम्स में क्या क्या इश्यूज़ है ये इन्होंने चर्चा किया। जैसे कि वॉल्यूम सेकेंड, इसमें वर्ल्ड मैप्स एंड एरोस्थनीज के ज्योग्राफिकल वर्क्स को महत्व दिया गया। एरोस्थनीज मैप ऑफ एशिया विथ ओनली माइनर चेंजेस, तो मैप ऑफ एशिया के बारे में एरोस्थनीज ने जो बताया था उसमें बहुत हल्का फुल्का ही चेंज किए। कैस्पियन सी को नॉर्दर्न ओशन का ही पार्ट माने, जो कि ये इनकरेक्ट है। और इसमें न्यू डिटेल्स जोड़े यूरोप, स्पेशली नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन्स को। इसी तरह से वॉल्यूम 3 में स्पेन, गॉल, ब्रिटेन का चर्चा किए और इसके लिए सोर्स पोलिबियस और पोसेडिनियस जूलियस सीजर्स के द्वारा जो दिया गया उसी के आधार पर वर्णन किया था। क्रेनिज को
नॉर्थ साउथ में एक्सटेंडेड माने, विस्तृत माने, जो कि इनकरेक्ट माना गया। इसी तरह से यूरोप का सबसे वेस्टर्न पॉइंट को उन्होंने केप सेंट विंसेंट को माना, और कॉमर्शियल सेंटर गैडीज या कैडीज को माना। और इसी तरह से वॉल्यूम 4 में देखेंगे गॉल फ्रांस में जो पड़ता है, ब्रिटेन और आल्प्स क्षेत्र का वर्णन किया। बे ऑफ बिस्के और नदियों के मार्ग के बारे में इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन दिए। प्रेज गॉल्स रिवर फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, तो गॉल्स रिवर्स के बारे में बताया कि ये ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देता है। इसी तरह से डिस्क्राइब्ड आइबेरियन ट्राइब्स एंड गॉलिश सिविलाइजेशंस। इसी तरह से वॉल्यूम 5 में 6 में इटली और सिसिली के बारे में चर्चा है, जो कि पोसिडोनियस के ज्ञान पर आधारित था। 7 में सेंट्रल और नॉर्दर्न यूरोप का चर्चा इन्होंने किया। 8 और 9 10 में ग्रीस का चर्चा है इनका। 11 से लेकर 16 में देखेंगे, 11 में बाउंड्री ऑफ यूरोप और एशिया की चर्चा है। और 12 से लेकर 12, 13, 14 एशिया माइनर से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से 15, 16 इंडिया, पर्सिया और अरेबिया से है। इंडिया के बारे में उनको जो भी जानकारी मिला था वो नियार्कस एरिस्टोबुलस मेगास्थनीज से प्राप्त हुआ था, और इंडिया को वेस्ट टू ईस्ट माने थे एक्सटेंडेड। गंगा को माना गया कि हिमालय से ओरिजिनेट होती है। पालीब्रोथा, जिसको पाटलिपुत्र पटना मानते हैं, इन्होंने उसके लिए पालीब्रोथा वर्ड यूज किया। श्रीलंका के लिए ट्रेपबोने माना, जो कि ज्ञात संसार का साउदर्न लिमिट माना गया है। तो नॉर्दर्न मोस्ट उन्होंने आयरलैंड को माना था। पर्सिया को इसी तरह से 3 क्लाइमेटिक जोन में बांटे थे। पर्सियन गल्फ कोस्टल रीजन्स, जो कि सैंडी और डेट पाम कल्टीवेशन है यहाँ पर। सेंट्रल फर्टाइल प्लेन्स है, इरीगेटेड एग्रीकल्चर। और नॉर्दर्न जो पर्सिया का पार्ट है वो कोल्ड क्लाइमेट वाला एरियाज़ है। बेबीलोनिया कैनाल इरिगेशन सिस्टम का भी वर्णन किए थे उन्होंने। इसी तरह से 17वां वॉल्यूम अफ्रीका से रिलेटेड है। गेव डिटेल अकाउंट ऑफ द नाइल डेल्टा एंड रिवर नाइल, तो नाइल डेल्टा और रिवर नाइल के चर्चा किए थे। पर्सनली ट्रेवल टू द फर्स्ट कैटरैक्ट सीन तक, वो महाजल प्रपात तक वो खुद भी गए थे। और एक्सप्लेन एनुअल नाइल फ्लड्स एज कॉज बाय द हेवी समर रेन्स इन इथोपिया। इथोपिया में गर्मी में जो बारिश होती है उससे नाइल में फ्लड आ जाता है। डिस्क्राइब थेब्स, लेक मोरिस, ये सब का चर्चा किए। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पर आते हैं, टॉलमी पर। क्लाउडियस टॉलमी, जिनका पीरियड है 90 AD से लेकर 160 AD, एक ग्रेको रोमन मैथमेटिशियन माने जाते हैं, एस्ट्रोनॉमर, जोग्राफर ये हैं। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में 2nd सेंचुरी के दौरान ये रहे। तो अलेक्जेंड्रिया बहुत इम्पोर्टेंट शहर था। हम लोग जैसे कि पढ़े थे कि थेल्स और एनेक्जिमेंडर फादर ऑफ मैथमेटिकल जोग्राफी था, तो ये टॉलमी भी फादर ऑफ मैथमेटिकल जोग्राफर माने जाते हैं रोमन पीरियड का। और हिज वर्क्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द इस्लामिक स्कॉलर्स। इस्लामिक स्कॉलर्स को इनका कार्य काफ़ी प्रभावित किया। इसी तरह से यूरोपियन एक्सप्लोरर्स जो थे, अंटिल द एज ऑफ डिस्कवरी के एज तक काफ़ी यूरोपियन एक्सप्लोरर को इन्होंने प्रभावित किया। तभी ये क्रिस्टोफर कोलंबस वगैरह भटक गया, क्योंकि ये टॉलमी के मैप को ही फॉलो किए थे क्रिस्टोफर कोलंबस। और टॉलमी ने जो पृथ्वी का सरकमफ्रेंस बनाए थे वो पोसिडोनियस के सरकमफ्रेंस पर बनाए थे मैप्स, जो कि 18,000 माइल उन्होंने पृथ्वी के सरकमफ्रेंस को बताया था। जबकि एरोस्टोनीज ने सही बताया था 25,000 माइल्स, वो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो मेन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टॉलमी का मेजर जो वर्क्स है वो अल्मागेस्ट है, जोग्राफिया है, जिसको गाइड टू ज्योग्राफी, भूगोल पारिदर्शक भी हिंदी में बोलते हैं, और टेट्राबिबोलस है।
और चौथा किताब ऑप्टिक्स है इनका। तो ये 4 उनकी रचना हैं। अल्मागेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे पर आधारित है, जिसमें प्लैनेट्स के बारे में जानकारी मिलता है, प्लैनेट का कैसे मूवमेंट होता है, सारे स्टार्स वगैरह के बारे में अल्मागेस्ट के द्वारा जानकारी मिलता है। तो ये एस्ट्रोनॉमी का एक बुक्स है। जबकि ज्योग्राफिका में मैप्स कैसे बनाई जाती है, तो भौगोलिक चित्रण है इसमें। जबकि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ किताब है उनका टेट्राबिबोलस, और चौथा किताब उनका ऑप्टिक्स है। तो जो अल्मागेस्ट है उसमें उन्होंने एरिस्टोटल की तरह ही पृथ्वी को जियोसेंट्रिक माने, जो पृथ्वी सेंटर में स्थित है, और प्लेनेटरी मोशंस को इन्होंने एपी साइकिल्स माना। एक 10,122 स्टार का 1022 स्टार्स का उन्होंने कैटलॉग भी बनाया, जिसको 48 कॉन्स्टलेशन यानी 48 तारा समूह में रखा। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ब्राइटनेस ताराओं का मापा, और इसके द्वारा स्टार्स को ग्रुपिंग में किया ब्राइटनेस के आधार पर। इरेगुलर मोशन ऑफ द मून पर चर्चा किया। अब आते हैं हम लोग उसका जो जोग्राफिया है, जिसको गाइड टू ज्योग्राफी बोलते हैं। तो जोग्राफिया जो इनका है वो मूल रूप से मैप मेकिंग, साइंटिफिक मैप मैपिंग का किताब है, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पर आधारित है। ग्रिड सिस्टम्स बताया गया लेट लॉन्ग का। मैप प्रोजेक्शन का इसमें डिटेल्स चर्चा किया गया है। मैप प्रोजेक्शन हम लोग पढ़े थे कि स्टीरियोग्राफी और ऑर्थोग्राफी हिपार्कस ने दिया था। तो यहाँ से आपको काफ़ी मैप प्रोजेक्शंस वगैरह मिलेगा। और ये यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, मोस्ट ऑफ एशिया से जुड़ा हुआ है। थाउजेंड ऑफ प्लेसेस को इन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के आधार पर मैप्स में दिखाया। साइंटिफिक मैप मेकिंग का काम इन्होंने शुरू किया, और ज्योग्राफी को कोरोलॉजी के आधार पर न दिखाकर होल अर्थ को दिखाने को प्रमोट किए इन्होंने। तो कोरोग्राफी पर को उतना महत्व नहीं दिए जितना कि पूरे पृथ्वी को प्रदर्शन करने पर जोर दिए। और एक्यूरेट मैप्स को उन्होंने माना कि ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन पर आधारित होना चाहिए, तभी हम लोग का एक्यूरेट मैप्स बन पाएगा। ट्रैवलर अकाउंट्स यानी यात्रियों का विवरण था, उसको भी आधार माना। जहाँ ऑब्जर्वेशन नहीं अवेलेबल है, उसके लिए उन्होंने ट्रैवलर्स के अकाउंट्स पर चले गए, जिसके चलते उनका कुछ गलत भी रिजल्ट आए हैं। जैसे कि वर्ल्ड मैप ही उन्होंने सरकमफ्रेंस को कम बना दिया, जिसके चलते क्रिस्टोफर कोलंबस वेस्ट की तरफ से 7,000 किलोमीटर माना था और वो पहुंच गया अमेरिका के आसपास। तो इंडियन ओशन को उन्होंने टॉलमी ने क्लोज सी के रूप में दिखाया, जो कि ये गलत है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में इन्होंने टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा अननोन साउदर्न लैंड माना ऑस्ट्रेलिया को। एडवांस मैथमेटिकल ज्योग्राफी इन्होंने दिया। मैप प्रोजेक्शन टेक्निक को विकसित किया। इनहैबिटेड वर्ल्ड के साइज़ को एस्टिमेट किया। और इनका जो 1300 साल इनके मैप्स वर्ल्ड में फेमस रहे। गलती होने का जो मुख्य कारण था उनका ट्रेवलर्स की रिपोर्ट पर हेवली डिपेंडेड होना, और एशिया का ईस्ट वेस्ट ज़्यादा एक्सटेंड कर लिए, ओवर एस्टिमेट कर लिए एशिया को। इनकरेक्टली डिपिक्टेड द इंडियन ओशन एज ए इनक्लोज्ड, इंडियन ओशंस को इनक्लोज के रूप में गलत ढंग से दिखा दिए। तो ये सब उनकी कमी रही है। इसी तरह से देखेंगे कि हिपार्कस का पृथ्वी को उन्होंने 360 डिग्री में बांटा, उसको एडॉप्ट कर लिया पृथ्वी को मापने में। लेकिन जो कि 1 डिग्री 600 स्टीडिया के बराबर होता है, इन्होंने 1 डिग्री 500 स्टीडिया ले लिया, जो कि गलत अर्थ का सरकमफ्रेंस निकाल लेगा। और मूल रूप से इस गलती के कारण ट्रेवलर्स के रिपोर्ट्स पर आधारित होना रहना है। इसी तरह से उन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पर विभिन्न स्थानों को निकाला।
प्राइम मेरिडियन को माना कि वो कनारी आइलैंड के पास से क्रॉस करता है। इसी तरह से एशिया के बारे में बताया, रिजेक्टेड आइडिया ऑफ एन ओशन ईस्ट ऑफ द एशिया। एशिया के पूर्व में एक महासागर है, इस आइडिया को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सेरा यानी चाइना को उन्होंने एशिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट बता दिया, और चाइना के बाहर उन्होंने इसको अननोन वर्ल्ड बोल दिया, टेरा इनकॉग्निटा, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुआ। यानी उनके अनुसार चाइना सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट था, और इस तरह से उन्होंने नॉन वर्ल्ड को सबसे उत्तर में थूले को माना 63 डिग्री नॉर्थ, और साउदर्न लिमिट परुसम प्रोमोनेटरी ईस्ट अफ्रीका 16 डिग्री साउथ को माना। जबकि हम लोग अभी स्ट्रेबो को देखे थे, उन्होंने श्रीलंका को माना था, और नॉर्दर्न सबसे मोस्ट आयरलैंड को माना था। इन्होंने थूले को माना, सेटलैंड इसी को कहते हैं, थूले को सेटलैंड या ऑर्केने। तो मूल रूप से उनका देखेंगे कंट्रीब्यूशन कार्टोग्राफी में काफ़ी है, और काफ़ी समय तक प्रभावित किया। और यही सब कारण है कि बहुत सारे जो एक्सप्लोरर थे वो लोग टॉलमी के मैप्स के आधार पर चले गए और गलत जगह पहुंच गए। तो हम लोग देख लिए कि वर्ल्ड मैप्स का प्रोजेक्शन पर इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इस तरह से साइंटिफिक वर्ल्ड मैप्स बनाए इन्होंने। तो इस तरह से हम लोग टॉलमी को ध्यान दिए, टॉलमी क्या बता रहे हैं। टॉलमी जोग्राफिकल कंट्रीब्यूशंस, ये देखिए यूरोप के बारे में उन्होंने क्या बताया। इम्प्रूव नॉलेज ऑफ स्पेन, हिस्पेनिया, स्पेन के बारे में अपनी जानकारी को सुधारे। वेस्टर्न कोस्ट लाइन और नॉर्दर्न वेस्टर्न एक्सटेंशन, केप सेंट विंसेंट के पोजीशंस को दिखाया। फेल टू रिकॉग्नाइज कोटेंटीन पेनिनसुला। सेंट्रल एशिया के बारे में क्या बता रहे हैं। अच्छा देखिए, कुछ यूरोप में कुछ नदियों को आइडेंटिफाई करेक्टली किए, वेजर को, एल्बे को, विस्टुला को, बट कंफ्यूज देयर द कोर्सेस, फर्स्ट टू प्लॉट द वोल्गा रिवर्स। तो शुरुआत का बंदा है, काफ़ी फिर भी काम किए। सेंट्रल एशिया में डिस्क्राइब द अल्टाई माउंटेन्स एंड ट्राइब सच एज अबी, अलानी, हिस्पो, हिपोफैगी। तो बहुत सारे ट्राइब्स को पहचाने, अल्टाई माउंटेन का वर्णन किया। मेंशन सिरिका, चाइना एज द ईस्टर्न मोस्ट इनहेबिटेड, सेरा भी इसको बोला गया। सेंटर ऑफ द सिल्क ट्रेड। इंडिया और साउथ एशिया के बारे में फर्स्ट टू प्लॉट द गंगेटिक गल्फ, बे ऑफ बंगाल को इन्होंने दिखाया। गंगा का सोर्स बताया हिमालय में। तो काफ़ी योगदान है। टेप्रो ने श्रीलंका को प्लेस्ड अपोजिट द वेस्ट कोस्ट ऑफ द ग्रेटली ओवर एस्टिमेटेड इट्स साइज। टेप्रोबेने को मैप में दिखाया अपोजिट द वेस्ट कोस्ट, बट ग्रेटली ओवर एस्टिमेटेड इट्स साइज, तो उसके साइज़ को बड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह से देखेंगे अरेबिया और अफ्रीका के बारे में, रेड सी के बारे में, अरेबियन सी के बारे में काफ़ी एक्यूरेट जानकारी, पर्सियन गल्फ के बारे में काफ़ी एक्यूरेट जानकारी दिया। नाइल नदी के सोर्स के बारे में, ब्लू नाइल को एकदम बिल्कुल सही बताया कि अबिसिनिया के हाईलैंड से निकलता है, वाइट नाइल लूनर माउंटेन से निकलता है। तो बहुत जगह उन्होंने बहुत सही जानकारी दिया है। रिवर ऑफ अफ्रीका के बारे में मेंशन द नाइजर और नाइजर नदी। तो नॉलेज ऑफ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के बारे में जानकारी, मोरक्को अल्जीरिया के बारे में दिया। वहाँ का जो नदी है, डाराडूस रिवर्स, स्टैची रिवर्स, तो काफ़ी जानकारी दिए है टोलमी। तो इस तरह से हम लोग टोलमी की जानकारी को देख पाए।
मूल रूप से 4 उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो याद रखना है, जो कि एक अल्मागेस्ट के रूप में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है, ज्योग्राफिया जिसको ज्योग्राफिकल गाइड टू ज्योग्राफी बोलते हैं ज्योग्राफिया को, और इसी तरह से एस्ट्रोनॉमी का उसका एक टेट्राबिलोस करके है, और चौथा किताब ऑप्टिक्स है टॉलमी का। और वर्ल्ड में 1000 से भी अधिक स्थानों को उसने कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा दर्शाया। बहुत बड़ी योगदान है उसका। वर्ल्ड मैप्स क्रिएशंस पर बहुत काम किया, बहुत सारे प्रोजेक्शन बनाए वर्ल्ड को निर्धारित करने के लिए। ये सब टॉलमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हालांकि ये सही बात है कि उसने पोसिडोनियस के सरकमफ्रेंस पर मैप्स बना दिया, जिसके चलते विभिन्न जो एक्सप्लोरर थे वो गलत जगह पहुंच गए। तो इस तरह से हम लोगों ने रोमन को पढ़ लिया। थैंक यू।